नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, मौर्य काल और गुप्त काल की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। यदि आप पीसीएस, एसएससी, पीईटी, यूपी, बिहार पुलिस कुछ भी अगर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन देना जाना चाहते हैं और अपने परीक्षा को मजबूत तरीके से जो है परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, मजबूती तरीके से शामिल होना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए देर न करते हुए सीधे अपने प्रश्नों पर चलते हैं। मैं आपका बहुत समय नहीं खाना चाहता, मैं वो चाहता हूं कि जिससे आपके पास अच्छे से अच्छा प्रश्न पहुंच जाए। ठीक ना? चलिए आइए शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं को किस नाम से संबोधित किया है? अपने शिलालेखों में स्वयं को किस नाम से कहा है? प्रियदर्शी राजा, अशोक मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट, धम्मपाल। ये गलत है। देवानाम प्रियम, ये इनके बारे में श्लोक शायद हमने कहीं पढ़ा। देवानाम प्रियम यानी कि प्रियदर्शी। अशोक ने अपने अधिकांश लेखों शिलालेखों में स्वयं को देवानाम प्रियमाये, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा कहा है। ठीक ना? देवानाम प्रिय का अर्थ है देवों को प्रिय, प्रियदर्शी का अर्थ है सभी को स्नेह पूर्वक देखने वाला। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। देवानाम प्रिय मुझे याद था, मैंने आपको बताया। कुछ अभिलेखों में केवल प्रियदर्शी शब्द ही आता है, इसलिए इतिहासकारों ने लंबे समय तक अशोक और प्रियदर्शी को अलग अलग व्यक्ति माना था। लेकिन अब ये क्लियर है कि देवानाम प्रिय यानी कि प्रियदर्शी अशोक को ही कहा जाता है। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक नाम स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले मिलता है? तो अशोक के शिलालेखों में, ये तो बाद में आएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें भी शायद नहीं है। मेगास्थनीज की इंडिका, अब इसमें कैसे होगा अशोक? मेगास्थनीज की इंडिका ये भी है ही नहीं, तो ये बौद्ध ग्रंथ महावंश होगा। चलिए देखते हैं। उत्तर सही है, बौद्ध ग्रंथ महावंश। अशोक नाम का स्पष्ट प्रयोग जो है बौद्ध ग्रंथ महावंश यानी श्रीलंका में इसकी रचना हुई है। किसकी? महावंश की। श्रीलंका में रचित महावंश की रचना कहाँ हुई? श्रीलंका में हुई है। शिलालेखों में अशोक ने अपने नाम के बजाय प्रियदर्शी का प्रयोग किया है। इस नाम की पहचान बाद में इतिहासकारों ने ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों का अध्ययन करके किया है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैचिंग करा लीजिएगा, और जो मैं यहाँ पर व्याख्या में लिख देता हूँ उसको थोड़ा सा स्पष्ट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, धम्माशोक उपाधि अशोक के जीवन की किस पक्ष को दर्शाती है? युद्ध विजेता अशोक, शासन प्रणाली के निर्माता अशोक, स्तूप निर्माता अशोक, या दया और नैतिकता? तो निश्चित ही धम्म दया और नैतिकता को दिखाता है। ठीक है ना? दया नैतिकता को दिखाता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये बिल्कुल सही है, दया और नैतिकता के प्रचारक अशोक। व्याख्या, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने, फिर से देख लीजिए एक बार, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर धम्म यानी कि नैतिक धर्म का प्रचार किया। इसी कारण बौद्ध ग्रंथों में उन्हें धम्माशोक भी कहा गया है, धम्म का पालन करने वाला। प्रश्न नंबर 4, अशोक का सबसे प्रसिद्ध सिंह शीर्ष स्तंभ जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया कहाँ स्थित है? काशी, सांची, सारनाथ, वैशाली? तो ये सारनाथ से ही होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, सारनाथ। व्याख्या, अशोक ने सारनाथ यानी कि वाराणसी में एक स्तंभ स्थापित किया जिसके शीर्ष पर 4 सिंहों की मूर्ति है। यही मूर्ति भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह स्तंभ धम्म चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। आगे चलिए। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो देखिए, पहली बात तो एक प्रश्न यहाँ छुपा कि अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। ठीक, तो कहाँ हुआ? तो मैं एक स्टाइल बताता हूँ, याद रखिएगा। अका अक, अजात शत्रु, अजात शत्रु, और ये काला शोक, काला शोक। ये है अशोक और ये है कासे कनिष्क। अब देखिए, अब उसके बाद में याद रखिए राबय पाकू, ये रा से राजगृह। तो जब अशोक के काल में अजात शत्रु के समय में हुआ तो कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। काला अशोक के काल में हुआ तो हुआ वैशाली, वै माने वैशाली, वैशाली में हुआ। और अशोक के बाद में हुआ तो क्या? पास है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और जो कनिष्क के कार्यकाल में हुआ
कुंडलवन, कुसे कुंडलवन, कुंडलवन होना चाहिए था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अका अक और रावे पाकू, ठीक। तो यह क्या होगा, पाटलिपुत्र होगा। व्याख्या देख लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में हुआ। इसमें धर्म की शुद्धता है, संप्रदायों को व्यवस्थित किया गया। अगला चलिए, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है? संस्कृत, ब्राह्मी, पाली और प्राकृत। चलिए, प्राकृत भाषा में है। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखी गए, लेकिन अधिकांश पूछेगा तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा मानना है, ठीक ना। उत्तर पश्चिम के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि और ग्रीक लिपियों में भी जो है मिलते हैं। कहाँ? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? यूनानी आक्रमण, बौद्ध धर्म का प्रसार, समुद्रगुप्त के आक्रमण, अशोक की अहिंसावादी नीतियां। यही सही है, अशोक की अहिंसावादी नीतियां। जी बिल्कुल, थोड़ी समस्या आ रही है लेकिन कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, अशोक की अहिंसावादी नीतियां। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया, बौद्ध धर्म अपनाकर शांति और अहिंसा की नीति चलाई। इस नीति के चलते सैन्य विस्तार बंद हो गया, बिल्कुल। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई, सीमांत क्षेत्रों पर नियंत्रण ढीला पड़ गया, प्रशासनिक दक्षता कमजोर हो गई, उत्तराधिकारी स्थिति संभाल नहीं सके। इसका लाभ विद्रोही गुटों और सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उठाया, अंततः मौर्य वंश का पतन हो गया। अगला, मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति किस नदी के संगम पर स्थित है? गंगा सोन, गंडक कोशी, गंगा घाघरा और गंडक फाल्गु। तो ये तीनों गलत हैं, गंगा सोन सही है। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम के पास की गई। इस स्थान की विशेषता, गंगा भारत की प्रमुख नदी, उत्तर का भारत का जीवन स्रोत है, ठीक है ना। तो ये गंगा और सोन सही है, इसको पूरा पढ़ लेना। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, शायद ये यूपीएससी में पूछा गया है, देख लीजिएगा। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, शामिल किया था। कलिंग दक्षिण भारत के समुद्री मार्गों और नियमित भूमि मार्गों को नियंत्रित करता है। भैया आप बताओ, ए और आर दोनों सही हैं? आर ए की व्याख्या करता है? व्याख्या तो करता नहीं है, तो छोड़ दीजिए, यानी कि आर तो गलत है, यानी कि आर यहाँ भी गलत है और व्याख्या नहीं करता है, गलत तो रही है। तो ये आपका ये बी तो ऑप्शन गलत हो गया। अब ए सही है कि नहीं सही है? कलिंग तो नहीं मिलाया था ना, तो ये भी गलत है, हमें तो नहीं लगता। लेकिन आर सही है, डी ऑप्शन होना चाहिए। फिलहाल देखता हूं क्या है, ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है, याद रखिएगा भैया, मुझे मालूम नहीं था ये क्वेश्चन। अशोक ने निश्चित रूप से कलिंग को पर आक्रमण किया, उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, यह इतिहास की मान्यता है। और रीजन, कलिंग क्षेत्र समुद्र और भूमि मार्गों दोनों का महत्व है। दक्षिण की ओर व्यापार संपर्क के लिए ये मार्ग रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए आर न केवल सही है बल्कि ए की भी उपयुक्त और वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान करता है। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 10। मौर्य काल में एग्रोनोमाई क्या होते थे? एग्रोनोमाई का कार्य क्षेत्र क्या होता था? भार एवं मापक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रबंधन, सड़कों का निर्माण, राजस्व प्रबंधन, सड़कों का निर्माण होता था। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या इसकी। सही उत्तर है सड़कों का निर्माण। एग्रोनोमाई का मतलब होता था सड़कों का निर्माण करने वाला अधिकारी, ठीक ना। तो ये रहे 10 क्वेश्चन आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, इनको रिपीट करते रहिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन 10 प्रश्नों में आपके कितने सही गए, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है भैया, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायी है, अपने खुद देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और किसी की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दिया करिए, हम उसकी टेस्ट सीरीज ला करके आपको जरूर प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और हमारे चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों, शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।